अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्डियक साइकिल है और ये लास्ट लेक्चर है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स, कार्डियक साइकिल, इससे पहले हमने जितने भी कंपोनेंट ऑफ हार्ट थे, ठीक है, वो सारे हमने क्लियर कर चुके हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को भी हम स्टडी कर चुके हैं। जो फिजियोलॉजी के कुछ पार्ट्स हमारे पास अभी रह गए हैं, जैसे कार्डियक साइकिल है, कंडक्टिव सिस्टम है, दो टॉपिक हैं जो रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले कार्डियक साइकिल क्या होता है, ठीक है, इसको समझने से पहले आप जो है वो ये जो दो टर्म्स सामने लिखी हुई हैं इसको आप समझ लें। सिस्टोल एंड डायस्टोल। व्हाट इज सिस्टोल? सिस्टोल का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब कंट्रैक्ट करता है, चाहे वो एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल, ठीक है। डायस्टोल का क्या मतलब होता है? डायस्टोल का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट, आपके हार्ट के चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। सो जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। पहले सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कि जब हार्ट ने कंट्रैक्ट कर दिया। फिर डायस्टोल होता है। डायस्टोल में जब वो हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्स के दौरान उसकी रीफिलिंग होती है, जो ब्लड होता है वो वापस से उन चैम्बर्स के अंदर आता है। तो दिस इज कंप्लीशन ऑफ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में सिस्टोल सिस्टोल और डायस्टोल होता है। जब नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट होता है तो फिर सिस्टोल होता है और फिर डायस्टोल होता है। फिर नेक्स्ट कार्डियक साइकिल में फिर सिस्टोल होता है और फिर डायस्टोल होता है। सो सिस्टोल एंड डायस्टोल इज कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर इन द हार्ट, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल की बात करें, आप देखें जो सिस्टोल है वो एट्रिया का भी होता है और वेंट्रिकल्स का भी होता है। एट्रिया का कंट्रोल, जब सिस्टोल होगा तो जो दोनों एट्रिया है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, वो दोनों एक साथ सिस्टोल करेंगे, एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, एक साथ डीपोलराइज्ड होंगे, ठीक है। डीपोलराइज्ड और सिस्टोल एक ही चीज होती है, ठीक है। और रीपोलराइज्ड और डायस्टोल एक चीज होती है, ठीक है। डीपोलराइज्ड का मतलब होता है कि जब वो कंट्रैक्ट करते हैं, और रीपोलराइज्ड का मतलब होता है जब वो रीफिल होते हैं, डायस्टोल जो फेज होती है। सो एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है जब एट्रिया डीपोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं। अब जो दोनों एट्रिया होंगे, मैं पॉइंटर सेलेक्ट कर लूं। लेट्स सपोज ये एट्रिया है, लेफ्ट राइट एट्रिया, और ये इस पे एट्रिया है सेकंड, जो लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये इसके नीचे है राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ओके, ये जो राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे। तो जो राइट एट्रियम वाला ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से बार बार एनाटॉमी में जाने की जरूरत नहीं है, आपने ये पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से वेल्व होते हैं, ठीक है, कौन कौन से मसल्स होते हैं। सो जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है वो वापस से किस में चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो इसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। और ये एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए होगा? 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। टोटल जो कार्डियक साइकिल होता है वो होता है 0.8 सेकंड का, ठीक है। यानी कि 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल होता है। और जब आप इसको 60 से, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक सेक तो 60 से आप जो है वो 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एवरेज हार्ट रेट निकल आता है, विच इज 72, ठीक है। 72 75 हमारे पास एवरेज हार्ट रेट होता है। और जो नॉर्मल रेट होता है हमारे पास 60 टू 100। एवरेज का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन में देखा गया है, जो कि एवरेज निकाली गई है। और नॉर्मल का मतलब होता है कि 60 पे हो, 100 पे हो, इसके दरमियान हो, तो उसको हम नॉर्मल कार्डिक साइकिल या नॉर्मल हार्ट रेट कंसीडर किया जाता है। सो देखिए, एट द सेम टाइम द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। जैसे ही एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं उसी टाइम वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। फिर जिस टाइम वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं उसी टाइम एट्रिया रिलैक्स कर रहे होते हैं। सो एक जो डिपार्टमेंट होता है, ये वाला, लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पे डिवाइड करें, तो ये जो ऊपर वाले चेंबर्स हैं ये एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, उसी टाइम पे नीचे वाले चेंबर रिलैक्स कंडीशन में होंगे।
जब नीचे वाले चैम्बर कंट्रैक्ट करेंगे तो उसी टाइम ये वाले चैम्बर रिलैक्स में होंगे, ठीक है। सो दिस इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल कंट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल, जो भी आप इसको कहना चाहें। सो एट्रियल डीपोलराइजेशन काज एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल डीपोलराइज्ड होते हैं तो उसको हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। ब्लड इज फोर्स्ड वाया एवी वेल्व, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो हमारे पास यहाँ लगे होते हैं, यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वेल्व होगा और यहाँ पे बाइकैस्पिड वेल्व होगा। तो इन वेल्व के थ्रू ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। कार्डियक साइकिल की बात करें तो एट्रियल सिस्टोल कंट्रीब्यूट 25 ml of blood to the volume of 105 ml already in each ventricles। देखिए हमारे पास दो किस्म के वॉल्यूम होते हैं, एक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि वेंट्रिकल का वॉल्यूम, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दोनों वेंट्रिकल के वॉल्यूम होते हैं। वेंट्रिकल के वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल्स, वॉल्यूम जो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर पड़ा होता है, अब जब वो डायस्टोल के बाद पड़ा होगा, डायस्टोल यानी कि जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स्ड कर रहे थे उसके बाद जो उनके अंदर वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और सेम लाइक दैट जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो उनके अंदर वॉल्यूम बच जाता है उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। ये दो कंडीशन है, इनको आप याद रखें। सो ये दो कंडीशन जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये हमारे पास होता है तकरीबन 130 ml, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ये जो 130 ml होता है जब ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से 60% वॉल्यूम जो होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला एओर्टा के अंदर चला जाएगा और राइट साइड वाला पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाएगा ब्लड, ठीक है। कितना परसेंट जाएगा? 120-130 ml में से 60% जाएगा, तो वो अबाउट 70 ml सिस्टोल वॉल्यूम हमारे पास होता है, ठीक है। यानी कि सिस्टोल का मतलब होता है जब वो एक बार एक इजेक्शन फ्रैक्शन में, एक कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड बाहर जा रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो वो होता है तकरीबन 70 ml, ठीक है। तो सिस्टोल वॉल्यूम आपको समझ आ गया। सिस्टोल यानी कि जब वो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करेंगे उसके बाद जो वॉल्यूम उस चैम्बर में, उस वेंट्रिकल में बचेगा उसको हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होगा? जब वही जो वेंट्रिकल्स हैं रिलैक्स करते हैं, दोबारा से रीफिल होते हैं, रीफिल हो चुकते हैं, तो उसके बाद उसमें कितना वॉल्यूम बच जाता है? 120-130 ml वॉल्यूम बच जाता है। और ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये तकरीबन कितना बच जाता है? अबाउट 60 ml, ठीक है। और इसमें से 70 ml बाहर इजैकुलेट कर जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वापस से अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो ब्लड दिस ब्लड वॉल्यूम 120-130 ml इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। जो डायस्टोल होने के बाद यानी कि रीपोलराइज्ड होने के बाद वेंट्रिकुलर दोबारा से रीफिल होने के बाद जो उसमें वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड विच इज 120-130 ml। द परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इजेक्टेड अबाउट 60% इज इजेक्शन फ्रैक्शन। और इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि जब ईच कंट्रैक्शन में ईच स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बाहर निकलता है, विच इज 60%, एंड दिस इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरे मार्क फेज में जाते हैं विच इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखें जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, तो उसी टाइम एट्रियल डायस्टोल हो रहा था, यानी कि सॉरी वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा था। तो एट्रियल सिस्टोल में वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं लेकिन एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होता है। जब हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं जिसमें वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम एट्रिया रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा 0.3 सेकंड का, और 0.4 सेकंड जो रिमेनिंग बच जाता है 0.8 सेकंड में से, उनमें रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलम होती है, ठीक है। तो वो डायस्टोलिक फेज होता है। सो सिस्टोलिक फेज जो वेंट्रिकल का है उसको हम स्टडी करते हैं, ये तकरीबन 0.3 सेकंड के लिए होता है। एट द सेम टाइम द एट्रिया रिलैक्स, ठीक है, इसमें एट्रिया रिलैक्स्ड होते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन काज वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज्ड होते हैं तो वो वेंट्रिकल सिस्टोल काज करते हैं, यानी कंट्रैक्शन होती है उनमें। द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट अबाउट 70 ml of blood each into pulmonary trunk and aorta respectively। यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करता है तो वो एओर्टा के अंदर 70% ब्लड भेजता है,
इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो वो भी 70 ml ब्लड कहां पे भेजता है? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। सो द ब्लड वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल, तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जब वो कंट्रैक्ट कर लिए उसके बाद जो वॉल्यूम वेंट्रिकल्स के अंदर बचता है दैट इज 60 ml, और उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। आई होप सो ये आपको समझ आ गया है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जो पर इजेक्शन होती है, पर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होती है, उसमें से जितना वॉल्यूम निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये इक्वेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, मेमोराइज करें कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसमें से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करें तो आपके पास सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम निकल आता है। सो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात करें तो वो 130 है लेट्स सपोज, और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो हमारे पास बच जाता है 60 ml, इतना ही बचता है ना। तो आप 130 में से 60 को माइनस करें तो तकरीबन 70 ml बचता है, तो 70 ml इज स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट कार्डिक आउटपुट की बात करते हैं। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है कि कितना ब्लड बाहर निकल रहा है 1 मिनट के अंदर, यानी कि कितना स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट के अंदर बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। इसकी सिंपल इक्वेशन है कि जितना हार्ट रेट हो रहा है, यानी कि आपका हार्ट जितनी बार बीट कर रहा है पर बीट में वो स्ट्रोक वॉल्यूम को निकाल रहा है। अब उस स्ट्रोक वॉल्यूम को आप पर बीट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास कार्डिक आउटपुट निकल रहा है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, एक बंदे का हार्ट रेट है 60 ml, सॉरी 60 बीट पर मिनट हार्ट रेट है उसका, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं 75 ml। नॉर्मल एवरेज हमारे पास कितनी है? 70 ml, लेकिन इस बंदे का स्ट्रोक वॉल्यूम है किसी वजह से, पैथोलॉजी की वजह से 75 ml। ठीक है, अब इस 75 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा विच दिस इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट, यानी कि 1 मिनट के अंदर इसका हार्ट इतना ब्लड बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट। फिर हमारे पास दो टर्म स्टोरेज आती हैं, एक प्री लोड आती है और एक आफ्टर लोड आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका, ठीक है, इसको आपने मिस नहीं करना। प्रीलोड का मतलब होता है कि वो टेंशन, वो स्ट्रेंथ, वो पावर जो हार्ट की मसल में लगती हैं जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर पे। यानी कि एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब हमारे पास वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, जिसमें फिलिंग होती है, फिलिंग के दौरान जो वाल ऑफ वेंट्रिकल्स पे टेंशन लगती है, जो फोर्स लगती है, उसको हम कहते हैं प्रीलोड। स्टूडेंट्स अगेन सुने कि जो प्रीलोड होता है इसके अंदर एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, जिसमें 120 130 ml ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो रहा होता है, टोटल बच जाता है। उस दौरान जितनी फोर्स उस वेंट्रिकल की वाल पे लग रही होती है उसको हम कहते हैं प्रीलोड। अब जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा प्रीलोड होगा, जितना कम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना कम प्रीलोड होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो है 130 130, ठीक है। अब उसका जो प्रीलोड है वो नॉर्मल है। एक बंदा है, उसका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो है 150 ml। अब इसका प्रीलोड इंक्रीज हो रहा है, यानी जितना ज्यादा रिफिल हो रहा है उतनी ज्यादा मसल आफ्टर हार्ट पे वो टेंशन डाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीलोड। अगर एक बंदा उसका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो है 100 ml, अब हम क्या कहेंगे कि प्रीलोड कम है, प्रीलोड रिड्यूस्ड है, कि मसल ऑफ जो वाल है उस पर टेंशन कम लग रही है। इसी तरह आफ्टर लोड का मतलब होता है कि जब वो कंट्रैक्ट कर लेता है तो जितनी कंट्रैक्शन, जितनी ज्यादा कंट्रैक्शन करता है, जितनी पावरफुल कंट्रैक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो वो एओर्टा में प्रेशर जाएगा, जब राइट वेंट्रिकल से निकलेगा तो वो पल्मोनरी आर्टरीज में प्रेशर जाएगा। तो जितना प्रेशर एओर्टा पे लग रहा है, जितना प्रेशर जो पल्मोनरी आर्टरीज है उन पे लग रहा है, उसको हम कहेंगे आफ्टर लोड। यानी कि वो लोड जो कि मसल पे लग रहा है उसको हम प्रीलोड कहते हैं। जब वो कंट्रैक्शन कर लेता है तो जो प्रेशर आर्टरीज पे लगता है उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, सो लोड अगेंस्ट विच मसल एक्सर्ट इज कंट्रैक्टाइल फोर्स। तो जितनी ज्यादा कंट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा पावर आफ्टर लोड होगा, जितनी कम कंट्रैक्शन होगी उतना आफ्टर लोड कम होगा। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
टर्म्स हैं, इसी पे आगे हमारे पास जो है वो लॉ बेस करते हैं। आपका टॉपिक नहीं है, बट आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, वहां पे आपको इन्हीं प्री लोड आफ्टर लोड पे लाप्लास लॉ है, ठीक है, और बहुत सारे लॉज हैं जो कि इसी पे डिपेंड करते हैं। सो यहाँ पे आप इसका कंसेप्ट मजबूती से बांध लें अपने माइंड में। नेक्स्ट कार्डिक साइकिल पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का हमारे पास कार्डिक साइकिल होता है, ठीक है, और अबाउट 75 बीट पर मिनट हमारे पास हार्ट रेट होता है। और ये हमारे पास आप तकरीबन 0.8 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो मतलब वो निकल आता है, हार्ट रेट आपके पास निकल आता है। हार्ट रेट आपके पास कितना होगा, तकरीबन 75 या 72 हमारे पास नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। निकालने का तरीका क्या है, हमने पीछे से पहले से ही पढ़ लिया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम को आप हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कार्डिक साइकिल्स या बीट जो हमारे पास हार्ट वो दूसरा है कार्डिक साइकिल है वो निकल आता है, यानी कि एक मिनट में कितनी बार वो बीट करता है। तो 0.8 को आप स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वही रिपीटिशन है। 0.1 सेकंड के लिए हमारे पास जो है वो एट्रियल किक होती है, यानी कि एट्रिया डीपोलराइज्ड होता है और उसी टाइम वेंट्रिकल रीपोलराइज्ड हो रहे होते हैं, यानी कि वो रिलैक्स्ड हो रहे होते हैं। 0.3 सेकंड के लिए एट्रिया रिलैक्स होते हैं और वेंट्रिकल उसी फेज में कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं। फिर जो रिमेनिंग 0.4 सेकंड होते हैं उसमें जो चैम्बर्स होते हैं वो उनको टाइम मिलता है, अलाउ करता है कि वापस से वो रिलैक्स होते हैं और उनके अंदर जो ब्लड होता है वो पैसिवली फिल हो रहा होता है। व्हेन हार्ट रेट इंक्रीज इट्स दिस रिलैक्सेशन पीरियड दैट डिक्रीज द मोस्ट। जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये जो हमारे पास कार्डिक साइकिल है इसके दौरान जो 0.8 सेकंड है ये कम हो जाता है। और जितना ज्यादा जो हार्ट रेट होता है वो कम होता है, ब्रेडिकार्डिया की तरफ हार्ट रेट जाता है, तो उतना ज्यादा ये कार्डिक साइकिल होता है, 0.8 से ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेल्व के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं और ये हमारे पास सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं, ठीक है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर रीफिल हो रहा होता है, उस वक्त ये जो एस ए नोड सॉरी ये जो एवी जो हमारे पास होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो कि बाई एंड ट्राइकैस्पिड वेल्व्स हैं वो ओपन होते हैं, तब ही वो ओपन होते हैं, तो तब ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है, उसके अंदर वो ब्लड रीफिल हो रहा होता है। लेकिन सेम उसी टाइम हमारे पास जो सेमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। क्यों क्लोज्ड होते हैं, ताकि उनके अंदर जो ब्लड इंजेक्शन के थ्रू गया था वो वापस से एट्रिया के अंदर सॉरी वेंट्रिकल्स के अंदर बैक फ्लो उसका ना हो। नेक्स्ट हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करते हैं, तो वेंट्रिकल सिस्टोल में हमारे पास जो एवी वेल्व्स होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। क्यों क्यों क्लोज होते हैं, क्योंकि जब हम वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, डीपोलराइज्ड हो रहा है, तो उसका जो ब्लड है वो वापस से एट्रिया के अंदर ना चला जाए, जो जहां से वो ब्लड आया है, इस वजह से वो वेल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज हो जाते हैं। और ये जो जो ब्लड होता है ये कंप्लीटली ब्लड कहां पे जाता है, सेमिल्यूनर वेल्व के थ्रू वो ओपन होते हैं, तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है, तो उसी टाइम में हमारे पास एट्रियल डायस्टोल हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, तो उसी टाइम हमारे पास लेट एट्रियल सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। उसमें हमारे पास जब एवी नो जो एवी वेल्व्स हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, ये ओपन होते हैं और दोबारा मतलब कि ये उसी साइकिल को रिपीट कर रहा है कि जब हमारे पास यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होता है, फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, फिर एट्रियल फिर हमारे पास जो दूसरा होता है एट्रियल मतलब कि वेंट्रिकुलर्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स कर रहे होते हैं। सेम लाइक आप यहाँ पे देखें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, तो वहां पे एट्रियल लेट डायस्टोल होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये है कि ये जब आप ईसीजी पढ़ते हैं ना, ईसीजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है ये आप क्लियर वहां पे करेंगे। सो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको जर्नल खाका इसका ये दे देता हूँ कि एक होता है लेट एट्रियल सिस्टोल, एक होता है अर्ली आर्टेरियल सिस्टोल। अर्ली आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल कर रहा होता है तो उसी टाइम हमारे पास एट्रियल डायस्टोल हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं अर्ली एट्रियल सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहा होता है तो उसके टाइम के बाद लेट एट्रियल डायस्टोल होता है। लेट एट्रियल डायस्टोल का मतलब होता है कि वो जो अर्ली एट्रियल डायस्टोल था वो कंटिन्यूस होता है, तो उसको हम कहते हैं लेट एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। तो उसके अंदर वो फिलिंग हो रही होती है। ये जब ईसीजी के आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, ईसीजी में आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता आपको ये अर्ली एट्रियल डायस्टोल या लेट एट्रियल डायस्टोल का कंसेप्ट क्लियर हुआ है।
बट जब आप ईसीजी पढ़ते हैं तो ईसीजी के टॉपिक में मेन इसी पे ईसीजी जो है वो रिलेट करती है, तो वो आप वहां पे इसका कंसेप्ट इजीली कंसीडर करेंगे। हार्ट साउंड्स की बात करते हैं स्टूडेंट, दो किस्म की साउंड्स होती है, एक लूप साउंड होती है और एक डुप साउंड होती है। लब साउंड हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास एबी वेल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, और डब वेल्व हमारे पास साउंड कब आती है, जब हमारे पास जो सेमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, वो बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज लब एंड डब साउंड। और एक जो साइकिल होता है उसमें लब और डब साउंड वन टाइम आती है, ठीक है। एक बार लब साउंड आती है और एक बार डब साउंड आती है। इसी की बुनियाद पे आप कार्डियक साइकिल को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू अस्कल्टेशन, जब आप स्टेथोस्कोप रखकर पेशेंट को अस्कल्टेट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको एग्जांपल एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आपने बार बार पल्मोनरी सर्कुलेशन को आपने पढ़ लिया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के दरमियान होती है, और सिस्टेमिक जो बॉडी और हार्ट के दरमियान होती है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो इन सीरीज विद द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन चल रही होती है तो उसी के दौरान ही पल्मोनरी सर्कुलेशन भी चल रही होती है। तो तकरीबन रिसीव 100% ऑफ कार्डिक आउटपुट, जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट होता है वो 3.5 ml सॉरी 3.5 लीटर पर मिनट से निकलता है, और वो ब्लड तकरीबन 100% जो है वो 1 मिनट में वो लंग्स की तरफ रिसीव हो जाता है। आरबीसी ट्रेवल थ्रू लंग्स इन 4 to 5 सेकेंड, यानी कि जब आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये जब वहां से निकलते हैं राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट सॉरी लंग्स की तरफ जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो उनमें तकरीबन 4 to 5 सेकेंड लगते हैं, यानी कि इतनी फास्ट गैसेस एक्सचेंज होती है जिसमें जो लंग्स के अंदर जाते हैं और वापस आते हैं तो उसमें 4 to 5 सेकेंड लगते हैं। और फिर ये वही ब्लड जो होते हैं वो वापस से एट्रियम के अंदर आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर वहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 280 बिलियन कैपिलरीज जो होती हैं वो लंग्स के अंदर पाई जाती हैं, और अबाउट तकरीबन 300 मिलियंस एल्विलाइज जो होते हैं उनको ये सप्लाई कर रही होती हैं कैपिलरीज। और जो इनका सरफेस एरिया होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होती है वो 5 to 10 जो है वो मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स उतनी ज्यादा गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होती है। सो एल्विलाइज के अंदर आप ये चीज याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 20 to 80 बिलियन कैपिलरीज जो होती हैं वो जाती हैं लंग्स की तरफ, और उसमें 300 मिलियन एल्विलाइज वहां पे जो होते हैं उसको स्लाइस होती है। और इनका जो सरफेस एरिया होता है एल्विलाइज का वहां पे 50 to 100 मीटर स्क्वायर जो है वो सरफेस एरिया होता है, और वहां पे गैसियस एक्सचेंज होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। हमने रेड ब्लड सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं, और ईच हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को अटैच करता है अपने साथ। स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन नो नीड टू एक्सप्लेन, ठीक है, हमने बार बार इसको पढ़ा है। नेक्स्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब उसमें एक ग्रेटर सर्कुलेशन होती है, एक पेरिफेरल सर्कुलेशन होती है। ग्रेटर सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जब हार्ट से सर्कुलेशन बाहर निकलती है, एओर्टा के अंदर जाती है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाती है, उसको हम कहते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन। पेरिफेरल सर्कुलेशन का मतलब होता है जब वो लिम्स की तरफ जाती है, अपर लिम्स की तरफ जाती है, लोअर लिम्स की तरफ जाती है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया, वही ट्राइकैस्पिड वेल्व, ठीक है। और फिर हमारे पास पल्मोनरी वेल्व, और फिर इसी तरह जो साइड पे देखें तो हमारे पास ये बाइकैस्पिड वेल्व है, माइट्रल वेल्व है, ठीक है। सॉरी ये एओर्टिक वेल्व है, और ये हमारे पास बाइकैस्पिड और माइट्रल वेल्व है, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू हार्ट डीपोलराइज करता है, रीपोलराइज करता है, वो जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिव सिस्टम। मैं स्लाइड्स को पढ़ने से पहले आपको एक डायग्राम यहाँ पे जो बनी हुई है इसके थ्रू आपको मैं एक जनरल कंसेप्ट देता हूँ। यानी कि हम देखें जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे सिग्नल कंट्रोल करते हैं उसको, हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है, सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे देखिए एक बंदा है वो कोमा में है,
तो वो कोमा में क्यों है? वो अपने हाथों को क्यों नहीं उठा सकता? वो बोल क्यों नहीं सकता? वो कुछ खा क्यों नहीं सकता? इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अब बॉडी के साथ उसका लिंक खत्म हो चुका है। तो बॉडी के अंदर उसकी कोई सेंसेशंस नहीं आ रही, कोई जो है वो नर्वस सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेक हो चुका है, तो उस वजह से वो बंदा कोमा में है। तो इसी तरह जब हमारे पास ब्रेक ठीक ठाक हेल्दी बंदा होता है तो उसके अंदर से जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, जो सीएनएस होता है, उससे जो नर्व्स होती हैं वो निकलती हैं और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज उसके अंदर होती हैं। उसी वजह से हम अपने हाथ उठाते हैं, अपने हाथ रखते हैं, खाना पीना करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जो भी काम करते हैं। तो सेम लाइक दैट हार्ट की एक्टिविटीज के लिए, हार्ट को पंप करने के लिए, हार्ट को सिस्टोल और डायस्टोल करने के लिए भी किसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की जरूरत है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं वो हार्ट खुद जनरेट करता है। और उस हार्ट के जनरेशन को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जनरेशन करने के लिए दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? एसी नोड होता है और एवी नोड होता है। वो नोड जो होते हैं फर्दर आगे डिवाइड करते हैं उन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। इस सिस्टम को हम कहते हैं कंडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, आई होप सो कंडक्टिव सिस्टम आपको समझ आया है। देखें, दिस इज कॉल्ड एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। दिस इज कॉल्ड एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके बाद हमारे पास दिस इज बंडल ऑफ हिस, ठीक है? ये बंडल ऑफ हिस दो में डिवाइड होता है, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। राइट वाला राइट साइड ऑफ द हार्ट को चला जाता है और लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को चली जाती है। इनके आगे होती है परकिंजी फाइबर्स। दिस इज परकिंजी फाइबर्स, जो हार्ट की मसल्स में, हार्ट की मायोकार्डियम में पेनिट्रेट करती हैं और उनको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज देती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है। अब देखें, ऐसे नोड है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करते हैं। आपने वो एक टर्म सुनी होगी मुआशरे के अंदर कि भाई इसको दिल में बैटरी पड़ी हुई है, इसको पेस मेकर पड़े हुए हैं। वो यही पेस मेकर होते हैं, ठीक है? ये ऐसे नोड और एवी नोड, किसी बंदे का ऐसे नोड काम करना छोड़ गया, एवी नोड काम करना छोड़ गया, तो उसको एक्सटर्नल पेस मेकर डाले जाते हैं जिसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है? अपनी उर्दू सिंपल जुबान में बैटरी कहते हैं, इसको हार्ट में बैटरी लगी हुई है। तो दिस इज ऐसे नोड एंड एवी नोड, ठीक है? वापस से स्टूडेंट्स अपने कंडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं। सो द हार्ट पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ autorhythmicity, which means it generate its own electrical impulses and beat independently of nervous and hormonal system. इस पे कोई हार्मोनल सिस्टम या इस पे कोई नर्वस सिस्टम के इम्पैक्ट करने से पहले ये अपनी खुद की रेगुलेशन करता है, खुद की ऑटो रिदमिसिटी करता है, यानी कि अपना रिदम खुद कंट्रोल करता है। हार्ट किसके थ्रू कंट्रोल करता है? कंडक्टिव सिस्टम के थ्रू। कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि एसए नोड और एवी नोड जो इंपल्सेस को जनरेट करते हैं, वही इंपल्सेस जो है वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू, परकिंजेस फाइबर्स के थ्रू मसल्स को मिलती हैं और मसल वो कंट्रैक्ट करती हैं। सो हाउएवर इट्स स्प्रेड विद बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। इसके अलावा इसको जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे भी प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो भी नर्व फाइबर इसको जाते हैं। जो हमारे पास वैगस नर्व होती है, ठीक है, वैगस नर्व जो हमारी होती है, वो वैगस नर्व भी इसको सप्लाई करती है। लेकिन इसका जो मेन कंडक्टिव सिस्टम होता है वो इसका अपना होता है, वो जो कंडक्टिव सिस्टम ऐसे और एवी नोड होता है। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, जब आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो वैगस नर्व को डीएक्टिवेट करता है और आपका जो हार्ट रेट होता है वो ऊपर जाता है। अगर आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वैगस नर्व को एक्टिवेट किया जाता है और आपकी जो हार्ट रेट होता है उसको कम किया जाता है, ठीक है? तो दिस इज कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो हार्ट का मेन कंट्रोल होता है वो उसके अपने पास होता है, जो कंडक्टिव सिस्टम के थ्रू वो करता है। द हार्ट रिस्पॉन्ड टू अ नंबर ऑफ सर्कुलेटरी हार्मोन्स इंक्लूडिंग, इसके अलावा अगर एक्सटर्नल की बात की जाए तो हार्मोनल में जिस तरह हमारे पास एपिनेफ्रिन है, थायरोक्सिन है। एपिनेफ्रिन जो हमारे पास एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है, ठीक है, वो हमारे पास इस निकलता है और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इस तरह थायरोक्सिन है जो हमारे पास निकलता है थायराइड से, ठीक है, वो हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हार्मोनल सिस्टम में। और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरो muscular cells in the myocardium initiate and conduct the impulse through causing coordinated and synchronized contraction of the heart. Synchronized contraction, students, एक important term है यहाँ पे। synchronized
कंट्रैक्शन हम किसको कहते हैं कि वो कंट्रैक्शन जो कि अपनी रूटीन में चलती हो, अपने अपने टाइम पे जो कंट्रैक्शन चलती हो। लेट्स सपोज जैसे हम बात करते हैं, एट्रिया है वो अपने टाइम पे कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स हैं वो अपने टाइम पे कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, वो अपने अपने टाइम पे होते हैं। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो सिंक्रोनाइज कंट्रक्शन होती है ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है। उसमें चाहे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो, हार्मोनल सिस्टम इन्वॉल्व हो, उसमें जो हार्ट का अपना कंडक्टिव सिस्टम होता है वो सिंक्रोनाइज्ड कंट्रक्शन को बेसिकली कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ऑटोरिथमिक फाइबर्स की बात करें जो हमारे पास कंडक्टिव सिस्टम है बेसिकली, उसको अभी हम स्टडी करते हैं। तो ये एक इनहेरिटेंट और रिथमेटिकल एक्टिविटीज हैं। इसी की वजह से हमारी जो हार्ट की लाइफ लॉन्ग बीट होती है, जो हार्ट आपके पैदा होने से आपके मरने तक जो हार्ट चल रहा होता है वो इसी वजह से चल रहा होता है। ठीक है, आपके कंडक्टिव सिस्टम की वजह से। The source of this electrical activity is a network of specialized cardiac muscle fiber called autorhythmic fibers that because they are self excitable, क्योंकि ये self excitable होते हैं, खुद ही जनरेट करते हैं, खुद ही इसको एक्साइटेबल करते हैं, तो इस वजह से इनका जो सोर्स होता है ये इंटरनल होता है। ये कंडक्टिव सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर जो होते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, और बंडल ऑफ हिस होती हैं, और फिर हमारे पास परकिंजी फाइबर्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम के थ्रू स्टडी किए हैं, तो आई होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। द कार्डियक मसल फाइबर दैट कंपोज दिस स्ट्रक्चर आर स्पेशलाइज्ड फॉर इम्पल्स कंडक्शन रादर देन द नॉर्मल स्पेशलाइजेशन मसल फाइबर फॉर कंट्रैक्शन। तो वही बात कर रहा है कि जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं वो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है कि वो इस कंडक्शन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऐसे नोड्स की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द सुपीरियर वेंट्रिकल सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, जो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा की जहाँ पे ओपनिंग होती है वहीं पे ऐसे नोड हमारा लाई कर रहा होता है। आगे ये देखें, दिस इज यहाँ पे जो सुपीरियर वेना केवा जो है वो निकलती यहाँ पे ड्रेन करती है, वहीं पे ये ऐसे नोड पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और एक इनका स्ट्रक्चर, इनका यूनिक स्ट्रक्चर होता है। दे कैन कॉन्टिन्यूसली एंड रिदमेटिकली सेंड इम्पल्सेस, और ये वही बात रिपीट कर रहा है कि कॉन्टिन्यूसली और रिदमेटिकली। रिदमिक का मतलब होता है कि वो अपने रिदम पे चलता है। जैसे पहला साइकिल 0.8 सेकंड का हुआ, अगला साइकिल भी 0.8 सेकंड का होता है। इररिदमिसिटी क्या होती है कि लेट्स सपोज पहला साइकिल 0.8 सेकंड का था, अगला जो साइकिल है वो 0.6 सेकंड का हो गया, 0.10 सेकंड का हो गया, उसको हम इनरिदमिसिटी कहते हैं। तो रिदमिसिटी को कंट्रोल करना, कॉन्टिन्यूसली जो रिद्म जो हमारे पास फाइबर्स जो एस नोड एवी नोड्स होते हैं वो फायर कर रहे होते हैं इम्पल्सेस को, तो ये एस नोड और एवी नोड्स ही इसको कंट्रोल करते हैं। एस नोड इसको कंट्रोल करता है, बेसिकली इनिशिएट करता है, जनरेट करता है एस नोड। ठीक है, और आगे एवी नोड होता है वो उसको रिसीव करता है और फिर वो आगे भेज देता है। ठीक है, विदाउट एनी स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, दिस मीन दैट द एस नोड इज टू बी सेड सेल्फ एक्साइटिंग, क्योंकि ये खुद जो है वो इम्पल्सेस को जनरेट करता है, तो इस वजह से हम इसको सेल्फ एक्साइटिंग भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो व्हाई द एस नोड इज सेड टू बी पेसमेकर। पेसमेकर भी हम इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये खुद अपनी जो इम्पल्सेस होते हैं उसको जनरेट करता है और आगे ट्रांसमिट करता है। आगे इम्पल्सेस फ्रॉम द एस नोड आर देन कंडक्टेड अक्रॉस द एट्रिया फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स वही बात कर रहे हैं बार बार जो हमने पहले पढ़ लिया। अगर आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो दिस रीडिंग इज जस्ट रीडिंग फॉर यू, आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट और लेफ्ट एट्रिया होते हैं, ठीक है, सेम टाइम जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब एसए नोड फायर करता है ना, ठीक है, लेट्स सपोज ये एसए नोड है और ये जब फायर करता है तो ये जो राइट एट्रियम है या ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करते हैं और ये जो इंपल्स लेते हैं ये किससे लेते हैं? एसए नोड से। ठीक है, अब ये जब एसए नोड से ये जब कंट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स आपने एक पहले पढ़ा था अर्ली आर्टीरियल डिले। ठीक है, सिस्टोल जो हमारे पास होता है, अर्ली आर्टीरियल सिस्टोल होता है और फिर डिले आर्टीरियल एट्रियल सिस्टोल होता है। तो वो कंसेप्ट यहीं पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो एसए नोड जब फायर करता है तो थोड़ा सा डिले आता है वेंट्रिकल्स में। क्यों डिले आता है? ताकि ये जो एट्रिया है ये कंप्लीटली कंट्रैक्ट कर ले। जब ये कंप्लीटली कंट्रैक्ट कर लेता है, इसको ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनको ब्लड रिफिल मिल जाता है, उसके बाद ये एवी नोड्स को ये
जो फायर होता है ये एवी नोड में जाती हैं और एवी नोड के थ्रू ये आगे जाती हैं, ठीक है। Next, the impulse does not, however, pass directly into ventricle when both the right and left atria are completely depolarized. ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास एट्रिया, दोनों एट्रिया कंप्लीटली डीपोलराइज्ड नहीं हो जाते, कंप्लीटली वो जब तक वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, उससे पहले हमारे पास ये एवी नोड होती है, उस तक ये जो इम्पल्सेस होती है ये नहीं जाती। इसी वजह से ये हमारे पास अर्ली एट्रियल डिले थोड़ा सा होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये एवी नोड इसको रिसीव कर लेता है, ठीक है। एट द एट्रिया डीपोलराइज द इम्पल्स इज पिक्ड बाय द अनदर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर कॉल्ड एवी नोड, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकल नोड होती है, अब वो इसको रिसीव करेंगी सिंपल्स को जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर चुके होंगे। द एवी नोड इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ द राइट एट्रियम, जैसे आप पीछे देखें तो दिस इज द फ्लोर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। ये राइट एट्रियम है तो इसके फ्लोर पे हमारे पास एवी नोड पाया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू द एंट्रियल सेप्टम, ठीक है, ये जो हमारे पास एंटर एट्रियल सेप्टम होता है इसके करीब हमारे पास पाया जाता है। दिस ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉमनली कंडक्टिंग पैथवे बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर, तो ये जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान जो कंडक्शन होती है ये इसी पैथवे के थ्रू होती है, यानी कि ऐसे नोड के थ्रू एवी नोड में गया और एवी नोड हमारे पास बीच में एक बैरियर है कि जो उसको रिसीव करके आगे जो है वो प्रोवाइड करता है। एज द इम्पल्स इज कंडक्टिंग थ्रू द एवी नोड इट्स स्प्रेड इज रिड्यूस्ड, चूंकि जब एवी नोड को ये कंडक्ट किया जाता है तो इसका स्प्रेड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, स्पीड इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों स्पीड कम हो जाती है, स्प्रेड इसका क्यों कम हो जाता है, क्योंकि पहले ऐसे नोड जो होता है वो फायर कर चुका होता है और उसमें जो एट्रियल जो कंट्रक्शन होती है वो हो चुकी होती है, इस वजह से हमारे पास करता है। लेकिन आप इसी चीज को अगर आप देखें, ठीक है, हमारे पास इसमें क्या होता है, एस वेव होती है, पी वेव होती है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है। तो एस के बाद जो हमारे पास जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है वो क्या शो करता है, वो क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो शो करता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है। तो जो अब आपको एट्रियल कंट्रैक्शन आपको नजर आएगी, एट्रियल डीपोलराइजेशन आपको नजर नहीं आएगी, सॉरी एट्रियल डीपोलराइजेशन नजर आएगी, एट्रियल रीपोलराइजेशन नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर एट्रियल रीपोलराइजेशन छुप जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास, तो वही बात यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया। लेकिन चूंकि आपने एसीजी को नहीं पढ़ा हुआ अभी तक तो आपको ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब आप ईसीजी को पढ़ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी फर आपको समझ आने लगेगा। दिस इज ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल डायमीटर ऑफ द कंडक्टिव फाइबर, चूंकि ये कंडक्टिव फाइबर स्मॉल होते हैं, इनका डायमीटर कम होता है, तो इस वजह से इसमें जो स्पीड होती है वो एज कंपेयर टू ऐसे नोड, इसमें जो एबी नोड में जो स्पीड होती है वो कम होती है। रीजन क्या है कि ये जो कंडक्टिव फाइबर्स होते हैं इसमें इसका जो डायमीटर होता है ये स्मॉल होता है और उसमें जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज होता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फेनोमेना बिकॉज द डिले ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकुलर अलाउ टाइम फॉर द atria to completely depolarize and contract, thus emptying their content into still fully relaxed ventricular। वही बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास एट्रिया कंट्रैक्ट कर चुके होते हैं तो यही वो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसमें जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा टाइम को डिले करता है। क्यों डिले करता है, ताकि जो एट्रिया होता है वो कंप्लीटली कंट्रैक्ट कर ले और वेंट्रिकल जो होता है वो कंप्लीटली इसमें रीफिलिंग हो जाए, इस वजह से उसमें स्लाइटली सा डिले होता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम द एवी नोड द इम्पल्स ट्रेवल डाउन टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स होती हैं, वापस से पीछे जाएं देखें, ये एसए नोड हो गया, ये एवी नोड हो गया, इसके आगे हमारे पास ये जो एवी बंडल्स जो हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स हैं, अब ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाएंगी राइट एंड लेफ्ट में। द एवी बंडल डिवाइड इनटू टू लाइंस ऑफ ट्रांसमिशन जस्ट बिलो द एवी नोड and these conduct to impulse down to length of the atrioventricular septum। जहां पे ये atrioventricular septum होता है इसी के साथ साथ ये नीचे डाउनवर्ड जा रही होती हैं, ठीक है। वापस से देखें, ये ये हमारे पास एवी सेप्टम है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो सेप्टम चल रहा होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, जो हमारे पास सेप्टम होता है उससे ये रन करता है, और ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है, इसके दरमियान ये सेप्टम आप देख रहे हैं ना, इसी के साथ साथ ये नीचे रन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फाइबर दैट मेक अप एवी बंडल इज दैट दे आर लार्ज इन डायमीटर एंड देयरफॉर इंपल्स स्पीड इज इंक्रीज। स्टूडेंट्स वही कंसेप्ट देखें, जब ये ऐसे नोड में से जा रहा था तो उसमें चूंकि जो डायमीटर ऑफ फाइबर था वो इंक्रीज था तो उसमें स्पीड इंक्रीज थी, लेकिन जब ये एबी नोड में गया
एबी नोड में चूंकि डायमीटर ऑफ फाइबर कम हो गया तो स्पीड ऑफ कंडक्शन भी कम हो गई। उससे स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होने की वजह से डिलेड एट्रियल डिलेड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। उसमें फिर वेंट्रिकल को टाइम मिल जाता है, इसी डायमीटर कम होने की वजह से टाइम मिल जाता है ताकि वो रीफिल हो जाए और एट्रिया कंप्लीटली कंट्रैक्ट कर ले। फिर जब वो जो इंपल्सेस होती है नीचे बंडल ऑफ हिस में जाती हैं, चूंकि बंडल ऑफ हिस का डायमीटर अगेन इंक्रीज हो जाता है तो इसमें कंडक्शन स्पीड इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास ठीक है जी, शॉर्ट कंडक्टिंग वेरी रैपिडली डाउन टू देम। तो इस वजह से हमारे पास जो कंडक्शन होती है यहाँ पे रैपिड होती है। अगेन वही डायग्राम आपको बताई गई है। About halfway down the interventricular septum, the bundle branches themselves begin to branch off into enlarged conduction fibers called Purkinje fibers। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि जो बंडल ऑफ हिस होती हैं वो आगे फर्दर डिवाइड किस में हो जाती हैं, परकिंजी फाइबर्स में। और वो जो परकिंजी फाइबर्स होती हैं वो मसल्स के अंदर पेनिट्रेटेड होती हैं और मसल जो होती हैं उनको फिर इम्पल्सेस मिलती हैं और फिर एवी जो वेंट्रिकल होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। These fibers extend out to all areas of the two ventricles, and since they are further enlarged, the speed of the impulse coordinate is also additionally increase। क्योंकि इनका मजीद अब डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, इनका पैथ इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसमें स्पीड जो होती है वो अकॉर्डिंग टू बंडल ऑफ हिस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके थ्रू ये पावरफुल कंट्रक्शन करते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू द परकिंजी फाइबर। स्टूडेंट्स ये वही सारी जो लाइंस बताई गई हैं जो हमने पहले कंसेप्ट इसका क्लियर कर लिया है। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो आपको ये लाइंस बिल्कुल हलवा नजर आ रही होंगी, आप इसको बस गो थ्रू करेंगे। द वेंट्रिकल्स विद फुली डीपोलराइज एंड देन कंट्रैक्ट स्टिमुलेटली। तो वेंट्रिकल जो होता है वो डीपोलराइज हो जाता है और इसी तरह ये सिमल्टेनियसली जो है वो कंट्रैक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हाउ डू वी मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली जो हार्ट की डीपोलराइजेशन को रीपोलराइजेशन को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए जो टेस्ट हमारे पास यूज होता है वो हमारे पास होता है ईसीजी। ठीक है, ईसीजी मोस्ट कॉमन टेस्ट है। ठीक है, आपने खुद भी परफॉर्म किया होगा जो है वो। बेसिकली इसमें हम जो ईसीजी की जो लेवल्स होते हैं, जो इसमें ग्राफ बनता है, उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो हार्ट रिपोलराइज हो रहा है, हार्ट डीपोलराइज हो रहा है, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चल रही है वो किस तरह चल रही है। ठीक है, वो डिलेड है, वो रिदमिक है, इररिदमिक है, वो जो है वो उसमें जो सेगमेंट बनते हैं, ठीक है, उसमें जो इंटरवल बनते हैं, उसमें जो कर्व बनते हैं वो किस तरह बन रहे हैं, उसमें कोई पैथोलॉजी वगैरह तो फाइंड नहीं हो रही, तो उसको स्टडी करने के लिए हम ईसीजी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिफाइन करते हैं। अब दो टर्म्स आपको दी गई हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारे पास सिंपली वो इंस्ट्रूमेंट, वो मशीन जो कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालती है। ठीक है, ईसीजी का ग्राफ निकालती है। लेट्स सपोज कार्डिक मॉनिटर है। ठीक है, पेशेंट के साथ आपने इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाए और पेशेंट को आपने चेस्ट लीड लगाई, लिप लीड लगाई और आपने पेशेंट की जो है वो मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन जब आप उसको आउटपुट निकालते हो, उसका एक रिजल्ट निकालते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, और उस ग्राफ को आप जो है वो पेशेंट की फाइल में अटैच करते हैं, आप उस ग्राफ से स्टडी करते हैं। ठीक है, जो एक पेपर पे ग्राफ बनाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो डायग्नोस्टिक मेजर्स हैं, वो मशीन्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम ईसीजी परफॉर्म करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमारे पास वो रिजल्ट हैं जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमें देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी का वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने कोशिश की है कि इसको अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करें, डीपली एक्सप्लेन करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स आपका जीआईटी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसको वन बाय वन हम जो है वो इसी तरह पार्टीशंस के अंदर स्टडी करेंगे और वो भी चूंकि आपका मेन सिस्टम है तो उसको भी हम इंशाल्लाह अच्छे से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आए होंगे, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।